क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि the motion of an object is represented by a speed time graph shown. देखिए, आप सबको पता है कि जब भी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया होता है तो हम लोग दो फैक्ट्स खुद को हमेशा याद कराते रहे थ्रू आउट सेशन भी और इस चैप्टर्स में भी, कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन, एंड एरिया अंडर द ग्राफ ये हमेशा आपको देता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये तो बात हम याद है थ्रू आउट पढ़ते भी रहे कि ये हमेशा आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड आपको ग्रेडियंट गिव्स एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन। ये दो फैक्ट्स आपको रिगार्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ्स सारे क्लियरली पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब वो कहता है विच क्वांटिटी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ जाहिर है आपको स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट देता है। तो इसमें हम ऑप्शन सी को ही टिक करेंगे कि हमारा 2 का ऑप्शन सी इज द आंसर। तो अगर 2 का सी है तो इसको हम जाके उस एक्स्ट्रा शीट पे जो आपको वो दी जाएगी साथ, उस पे आप शेड आउट कर देंगे। तो 2 का ऑप्शन भी आप गौर से देखिए, इट इज 2 का सी ऑप्शन, ठीक है। कहते जी कि द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ कार, ठीक है। अब वो कहता है कि हाउ फार द कार हैज मूव्ड बिटवीन 0 एंड 5 सेकेंड्स। तो सवाल है, कहता है द ग्राफ, अब देखिए कहता है द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ कार। सवाल है हाउ फार द कार मूव्ड बिटवीन 0 एंड 5 सेकेंड्स। तो गौर करो बच्चों कि आपके पास ये ए बी सी डी उसने ऑप्शंस दिए हैं। पहले तो ये बताइए कि दिस इज अ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपने पहला काम ये करना है कि इन एक्सिस को आपने जरा गौर से पढ़ना। इफ इट इज अ स्पीड टाइम ग्राफ तो पहला फैक्ट ये है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन कैलकुलेट करके देता है, और इस ग्राफ के नीचे एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ gives you the distance traveled। याद है, it gives you the distance traveled by the object। तो अब वो कहता है कि ये गाड़ी रिप्रेजेंट कर रही है मोशन ऑफ अ कार को, ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। और एक बात और लाजमन मेक श्योर कर लीजिएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि स्पीड अगर मीटर्स पर सेकंड में है तो फिर टाइम हमेशा सेकंड्स में होना चाहिए। स्पीड अगर मीटर्स पर सेकंड में है तो टाइम सेकंड्स में होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, कहता है हाउ फार हैज द कार मूव्ड बिटवीन 0 एंड 5 सेकंड्स। तो हाउ फार का मतलब क्या निकलता है? हाउ फार यानी कि गाड़ी कितनी दूर है। हाउ फार द कार हैज ट्रेवल्ड। तो हाउ फार मींस कि आपको टाइम नहीं कैलकुलेट करना, आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है। देखिए, एक लफ्ज होता है हाउ लॉन्ग, तो वो तो फिर इसका मतलब है कि टाइम ड्यूरेशन मांग रहा है। बट अगर हाउ फार बोल रहा है द कार हैज मूव्ड बिटवीन t0 एंड 5 सेकेंड्स, तो ये 0 सेकेंड्स है और ये 5 सेकेंड्स है। तो ये तो बात ऐसी है कि 0 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स के दरमियान उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मुझे बताइए, अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है तो उसके लिए हमें एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि ये ग्राफ इधर से यहां तक है, टाइम 0 सेकेंड्स इधर है और टाइम 5 सेकेंड्स इधर है। तो अब एरिया अंडर द ग्राफ, क्या ये पूरा, देखिए एरिया अंडर द ग्राफ, क्या ये पूरे का पूरा एरिया ही नहीं बनता? याद है, दिस होल एरिया विल रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये तो एक ट्रायंगुलर डिजाइन नहीं है क्या? तो इस ट्रायंगल का हमने एक्चुअली इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, इस पूरे ट्रायंगल का, क्योंकि देखिए दिस इज द एरिया अंडर द ग्राफ। अब हमें अगर इसका डिस्टेंस चाहिए तो ये कैसे निकालेंगे? अब हम
डिस्टेंस ढूंढने के लिए हाफ इनटू, अब देखिए इसकी जो बेस लाइन है, इसकी बेस लाइन ये जीरो से कहा 5 सेकेंड्स तक, तो ये हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब हाफ हमारे पास हाफ है और बेस कितनी है इसकी, ट्रायंगल का एरिया निकालना, वो 5 सेकेंड्स है, और हाइट इसकी कितनी है, देखिए इसकी हाइट जो है वो ये वाली बनती है, दिस वन। तो ये हाइट उतनी ही होगी जितनी यहां से इधर तक, तो 0 से लेके 10 तक, तो इसकी हाइट कितनी आ रही है, वो 10 आ रही है। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास फाइनली जो डिस्टेंस या एरिया बनेगा, तो दैट विल बी हाफ इनटू 5 into 10 to 1 times and to 5 times, तो 5 5s are 25 meters। ये आपके पास 25 meters ऐसे करके आ रहा है। तो मुझे ये बताइए कि इफ दिस इज 25 meters, तो कौन सा ऑप्शन बनता है, देखिए ये हमारा ऑप्शन सी बनता है। अच्छा, इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में तो आप अपनी कैलकुलेशन करके जवाब निकालें और डायरेक्ट ऑप्शन से देख लीजिए कि मैच कौन सी से हो रहा है। तो ये आपके पास 3 का भी ऑप्शन सी ही आंसर बन रहा है, और हम यहाँ से इसको देख लेंगे तो 3 का देखिए जरा, वाकई में 3 का भी ऑप्शन सी इज द आंसर। तो देखिए आई होप आपको यहाँ तक अब बात कुछ क्लियर हो रही है कि हमने इसको कैसे देखा था। कहता है कि a man stands next to a railway track। देखिए कहता है कि a man stands next to a railway track, a train traveling at 40 meters per second takes 2 seconds to pass the man। कहता है a train traveling at 40 meters per second takes 2 seconds to pass the man। तो अब आपको वो कहता है कि what is the length of the train। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको वो कह रहा है कि ये ट्रेन ट्रैवल कर रही है 40 मीटर्स पर सेकंड, तो इसका मतलब है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 40 मीटर्स पर सेकंड है। और देखिए 2 सेकंड्स लगते हैं इस बंदे को ये ट्रेन पूरी की पूरी, यानी दस पूरी कंप्लीट ट्रेन को इस बंदे को पास करने में 2 सेकंड्स का टाइम लगा। तो टाइम जो है वो 2 सेकंड्स का लग रहा है, तो हम बता सकते हैं फिर कि ये अगर 40 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेन जा रही है और 2 सेकंड्स उस पर्सन को या उस मैन को ये ट्रेन पूरा पार करने में लगा रही है, तो क्या हम इसका डिस्टेंस फिर यहाँ से नाप सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला इसमें लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए स्पीड इज गोइंग टू बी 40, डिस्टेंस इसका d है और टाइम इसका 2 है, तो ये डिस्टेंस आपके पास 40 into 2 यानी डिस्टेंस विल बी 80 मीटर्स। तो आप यहाँ से इसको निकाल के देख सकते हो कि दिस इज 80 मीटर्स, इसका मतलब है कि ये 80 मीटर्स का फासला ये इस केस में आ रहा है। अब वॉचिंग दिस, तो आपका 2 का भी डी ऑप्शन ये जवाब हो। ठीक है, which quantity is equal to acceleration। देखिए कहता है एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए एरिया अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो गिव्स यू नथिंग। फिर कहता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ से तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मिलता है उस जर्नी के दौरान। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। सी में कहता है ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो आपको स्पीड बताता है, तो ये जो इसने कहा है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, तो देखिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल बात है। तो ये वाकई में ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन ये देता है। तो वी डन दीस थिंग्स इस तरह से। तो 3 का भी चेक कीजिए, आपका डी ऑप्शन ही जवाब बनना चाहिए। तो देखिए 3 का भी इसने डी ऑप्शन ही आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 5 athletes PQRS and T compete in a race। The table shows the finishing times for the athletes। देखिए कहता है 5 एथलीट्स हैं PQRS and T, वो कहता है कि दे compete in a race। Table shows the finishing times। अब देखिए उसने P वाले एथलीट ने
22.50 seconds में रेस खत्म की। Q वाले एथलीट he took 24.4 seconds to finish the race. R finished it in this. अब देखिए जो सबसे कम वक्त में जाहिर है रेस फिनिश करेगा वही विनर होता है। तो वो कहता है कि which statement is correct। अब सवाल है कहता है which statement is correct कि athlete P won the race and was 0.70 seconds ahead of the athlete in the second place। चलो देखते हैं जरा। देखिए इनमें सबसे शॉर्टेस्ट टाइम जो है वो इस P का है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट टाइम देखिए इन सारों में इस P का है, तो जाहिर है P इज द विनर। अच्छा अगर P विनर है तो इसका मतलब है सेकंड प्लेस पे कौन होगा जिसका सेकंड हाईएस्ट टाइम हो। तो देखिए 24.40, 25 है, 26 है, 23 है। इसका मतलब है ये T इज द सेकंड प्लेस, ये वाला ही मस्ट हैव कम सेकंड, ये सेकंड पोजीशन पे आया होगा। तो देखिए एथलीट P won the race and was 0.7 seconds ahead of the athlete in the second place। तो जरा इनके टाइम का डिफरेंस निकाल लेते हैं कि ये कितना आगे था। तो 23.20 माइनस 23.20 माइनस 22.50, तो इसका मतलब है कि ये 0.7 सेकेंड्स ही बनता है। तो बात तो ये बिल्कुल सही कर रहा है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो वाकई में इन दोनों का टाइम डिफरेंस अगर आप देखें तो ये 0.7 सेकेंड्स ही बनता है, माइनस करके देखें तो ये इतना आ रहा है। बी में कहता है एथलीट P won the race and was 1.9, नहीं P did not win the race, ये भी गलत स्टेटमेंट है। एथलीट S won the race, एथलीट S won the race, तो ये तो बातें ही गलत है। 1 का ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। देखिए 1 का लुक बैक तो ये 1 का ए ही बन रहा है, ठीक है। कहता है कि a student, see it says a student investigates the motion of a ball rolling down a slope। A student investigates the motion of a ball rolling down a slope। कहता है the diagram shows the speed v of the ball at different times। The diagram shows the speed v of the ball at different times। कहता है which statement describes the motion of the ball। तो आपको वो कहता है कि कौन सा डायग्राम जो है वो मोशन ऑफ द बॉल को कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है। अच्छा आप देखिए इधर टाइम 0 सेकेंड्स पे वो 0 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड से जा रहा है, टाइम 0.2 सेकेंड्स है, 0.4 है, 0.6 है। तो देखिए एक जैसा राइज इन टाइम आ रहा है, ठीक है। बट इधर अब 0 से ये 2.8 है, 2.8 से 5.1 है, 5.1 से 7 है। तो उसकी क्या होती जा रही है। देखिए एक तो ये बात समझिए कि which statement describes the motion of the ball, कि the acceleration is not constant। चलिए देखते हैं कि acceleration constant है कि नहीं। acceleration कहते हैं चेंज इन स्पीड को जो पर यूनिट टाइम आ रही है। तो आप जरा देखिए कि इधर चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2.8 माइनस 0, ये 2.8 का आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 2.8 मीटर्स पर सेकंड का चेंज आ रहा है स्पीड में, सॉरी सेंटीमीटर्स पर सेकंड का, क्योंकि उसने सेंटीमीटर्स पर सेकंड का दिया है। फिर ये 2.8 से 5.1 तक देखिए कितना आता है, 5.1 माइनस 2.8, तो ये आ रहा है आपके पास 2.3 का राइज। तो ये 2.3 सेंटीमीटर्स पर सेकंड है। और फिर 5.1 से 7 तक देखिए तो ये 7 माइनस 5.1, तो ये आएगा आपके पास 1.9, ठीक है जी। तो ये 1.9 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, ये ऐसे होगा। तो गौर करिए देखिए कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक जैसी नहीं आ रही ना, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी को तो ही एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होता है दैट इज एक्सेलरेशन। तो गौर कीजिए कि जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है पर यूनिट टाइम वो एक जैसी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब चेंज इन वेलोसिटी एक जैसी ना हो, इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी। इतना हमें पता है कि ये एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि देखो स्पीड बढ़ती जा रही है, ओवरऑल स्पीड इज इंक्रीजिंग, इट मींस इट्स एक्सेलरेटिंग, लेकिन कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट नहीं कर रही वो। तो बात तो ए वाली ठीक लग रही है कि द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। इधर वो कह रहा है एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अच्छा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो वो तो डीसेलरेशन कहलाती है, और डीसेलरेशन तो यहाँ हो नहीं रही, स्लो डाउन तो हो नहीं रहा। देखो 0 से स्पीड 2.8 पे चली गई, फिर 5.1 पे चली गई, फिर 7 पे चली गई, ये डीसेलरेट तो नहीं कर रहा।
इसलिए ये बी वाली ऑप्शन तो गलत है। अच्छा, सी में कहता है द स्पीड इज डिक्रीजिंग, नहीं, स्पीड तो इंक्रीज करती जा रही है। सी, स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो सी गलत है। द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो देखिए वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ती जा रही है, तो इसलिए डी भी गलत है। तो टू का ए ऑप्शन, इसका ये आंसर गलत है। टू का ए ये जवाब है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द एक्सेलरेशन इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट कहता है अबाउट एक्सेलरेशन करेक्ट है। इट इज रिलेटेड टू चेंजिंग स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऊपर अभी हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था। इट इज द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन 1 सेकंड। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड तो स्पीड को कहते हैं, ठीक है। फिर इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, तो फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो हमें वर्क देता है, सॉरी 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 सॉरी, वर्क नहीं देता, ठीक है। फोर्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, तो ये तो कुछ भी हमें नहीं बताता। फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कम से कम एक्सेलरेशन तो नहीं है। फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता, एफ इज इक्वल टू एम ए के थ्रू, अगर फोर्स डिवाइड बाय मास होता तो फिर एक्सेलरेशन होता, बट ये फोर्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस तो नहीं। तो ये अब तक तो खैर वैसे ए वाली बात सबसे क्लोजेस्ट लग रही है, क्योंकि देखिए वो कहता है कि इट इज द फोर्स भी नहीं, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज नियर टू द अर्थ। तो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट नियर टू द अर्थ को तो हम एक्सेलरेशन नहीं कहते। तो ए वाली बात सबसे करीब तरीन लग रही है, तो 3 का आपका आंसर जो है वो ए, सी 3 का ए ऑप्शन ये बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 4 ऑब्जेक्ट्स, देखिए इसमें भी हम पूरे सिलेबस रिकॉल की बातें करेंगे, कि वो कहते हैं 4 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताएं कि अगर 4 ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो कहता है द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ लाइन इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम फॉर ईच ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम प्लॉट हुआ है। तो कहता है विच ऑब्जेक्ट इज डीसेलरेटिंग। पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों कि डीसेलरेटिंग का मतलब क्या होता है। डीसेलरेशन का मतलब क्या स्पीड इंक्रीज होना है या स्पीड डिक्रीज होना। डीसेलरेटिंग मींस के द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, and slowing down means that the speed is decreasing. Remember, this is what deceleration means, that the speed is decreasing. ठीक है, यानी velocity is decreasing or speed is decreasing. तो deceleration means कि the object is slowing down and the speed, slowing down means the speed is decreasing. अब ये सोचिए कि ये सारे आपको distance versus time, distance versus time, और इफ यू लुक इधर भी, तो दिस इज डिस्टेंस वर्सेस टाइम एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो ऑल दीज ग्राफ्स आर एक्चुअली डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम। तो मुझे ये बताएं कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ्स हों, तो आपको याद है बच्चों कि हमने 2 फैक्ट्स पढ़े थे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के केस में आपको ये बताया गया था कि द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ is equivalent to the speed of the object. यानी the gradient of this graph gives you speed. बिल्कुल सही है, थैंक यू। तो gradient gives the speed and area under the graph, याद रखना बच्चों कि इसमें area under the graph it gives you nothing। तो distance time graph में area under the graph gives us nothing। So the gradient of distance time graph gives you speed, but area gives you nothing। ये बात रिकॉल हो गई। तो अब सोचो कि वो कहता है which object is decelerating। तो मुझे ये बताइए कि डिसेलरेट वही ऑब्जेक्ट करेगा ना जो स्लो डाउन हो रहा है या जिसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है। अब देखो, डिसेलरेशन ढूंढना है तो उसकी स्पीड डिक्रीज करनी चाहिए। तो स्पीड डिक्रीज करने का मतलब कि उस ग्राफ का ग्रेडियंट भी डिक्रीज करना चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल सही। अब देखो मुझे ये बताओ कि डिसेलरेशन का मतलब है कि द स्पीड शुड बी, स्पीड अगर डिक्रीज करेगी तो फिर उस ग्राफ का ग्रेडियंट को भी डिक्रीज करना चाहिए।
आप सबको याद है कि डिक्रीजिंग ग्रेडियंट कैसा होता है? अब देखो इस ग्राफ का ग्रेडियंट तो ये एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन, तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन का इसका तो ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट होगी। तो ये ग्राफ तो कांस्टेंट स्पीड वाला, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी ये ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड पे दौड़ता जा रहा है। तो सी इसका स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन है, इट हैज अ कांस्टेंट ग्रेडियंट। तो इफ द gradient of this graph is constant, then its speed must be constant. हमने डिसेलरेटिंग वाला ढूंढना है, तो ऑप्शन ए तो फिर आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो सी दिस ए कैन नॉट बी द आंसर। नाउ बी में कहता है, अब देखो ये एक अपवर्ड कर्व है, आपको याद है इसको हम अपवर्ड कर्व कहते थे। तो इस ग्राफ का तो ग्रेडियंट आपको पता है ना कि द ग्रेडियंट और द स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो इफ द ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, इट मींस द स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो ये तो इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है, दिस इज इंक्रीजिंग स्पीड। और इन अदर वर्ड्स इंक्रीजिंग स्पीड हम एक्सेलरेशन को कहते हैं ना बच्चों। तो वैसे अगर एक अगला वर्ड पूछा जाए तो इस एक्सेलरेशन, बिल्कुल ठीक है। और तो इसका मतलब है हमें तो कौन सा ग्राफ चाहिए था, वी नीडेड डिसेलरेटिंग। मैं देखो हर ऑप्शन को एक्सेप्ट रिजेक्ट की आपको एक डिटेल्ड प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो फिर इससे आप खुद ब खुद भी शॉर्टकट्स बड़ा इजीली सीख सकते हो। जब आप खुद कर रहे होते हो ना, तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू राइट ऑल दिस, एक्सप्लेन ऑल दिस टू समबडी, तो फिर वो खुद ब खुद बड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो प्रैक्टिस आपकी बड़ी टाइमर लगा के होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह देखिए इसमें वो कहता है कि नेक्स्ट सी पार्ट में, सी में कहता है कि देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का ग्रेडियंट कम हो रहा है ना विद टाइम। देखिए इसका ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, तो अगर इसका ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग तो फिर इसका मतलब है स्पीड भी इसकी डिक्रीज करेगी। और डिसेलरेशन, तो ये ग्राफ एक्चुअली फर्स्ट गो में हम इसे बोलेंगे कि ये डिक्रीजिंग स्पीड है, क्योंकि इसका ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीजिंग स्पीड होना ही तो डिसेलरेशन, इसी को तो कहते हैं। तो फिर ये ग्राफ हमें सी जवाब अपना मिल तो गया, क्योंकि दिस ग्राफ सी इज द ग्राफ व्हिच रिप्रेजेंट्स डिसेलरेशन। बट लेट्स चेक डी आल्सो। अब देखिए डी में ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो कहीं आप जल्दबाजी में ना, असल में अक्सर लोग क्या करते हैं, डिसेलरेशन का लफ्ज सुनते ही उन्हें लगता है शायद हर दफा यही ग्राफ होगा। ये तो स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसी शेप हो तो वो डिसेलरेशन होता है। ये तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो आपको याद है डिस्टेंस वर्सेस टाइम में, अब देखें ना इसका ग्रेडियंट तो नेगेटिव है। तो देखो ग्रेडियंट नेगेटिव है तो इसका मतलब है स्पीड नेगेटिव है, तो ये है कांस्टेंट ही, दिस इज कांस्टेंट स्पीड। बट याद है कांस्टेंट स्पीड ही से बॉडी ट्रैवल कर रही है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। तो ये बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन वाला ये ग्राफ है। तो हमने पूरा काइनेमैटिक्स याद है डिटेल में किया हुआ है, तो वी नो कि दिस इज द कांस्टेंट स्पीड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम इसलिए ऐसे करके ये यूं बोल देते हैं। तो इसका वैसे आंसर तो डिसेलरेशन का तो फिर सी वाला पार्ट ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक कि वी आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन या नहीं। तो अब जरा देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आइए जरा, कि क्वेश्चन नंबर 2 में इट सेज, कहता है कि डिफाइन एक्सेलरेशन। तो देखो बच्चों, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में तो आपने पढ़ा था कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए व्हेन यू से कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो फिर मैंने याद है एक अपडेट बताई थी कि उसमें साथ पर यूनिट टाइम लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रेट का मतलब इटसेल्फ पर यूनिट टाइम होता है। या तो आप ये लिख दो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर अगर आप लिखते हो तो इफ यू जस्ट राइट चेंज इन वेलोसिटी, ये भी इसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी याद है, चेंज इन वेलोसिटी, बट देन यू विल हैव टू राइट पर यूनिट टाइम। तो आइदर यू राइट दिस डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हिच मींस के पर यूनिट टाइम ही है, या फिर यू कैन से इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये दोनों डेफिनेशंस इसकी लिखी जा सकती हैं। हम चूंकि जरा चेकिंग करते हुए पार्ट बाय पार्ट चलते हैं, आपने उसी तरह प्रॉपर मॉक की तरह ये करके फिर उसको मैच करना है।
तो सी इफ यू लुक हेयर केयरफुली, तो इट सेज कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो आइदर यू राइट दिस और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इवन देखो इसने ये फॉर्मूला भी एक्सेप्ट किया हुआ है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। बट ये अवॉइड करो फॉर्मूला डेफिनेशंस जो है ना ज्यादातर वर्ड्स में लिखें, ठीक है। जो जो मैंने सिर्फ अलाउ किया था आपको कि यू कैन राइट इट दैट वे, उस तरह आप लिख सकते हो। खैर, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि देखिए अब कहता है अ ट्रेन हैज अ टोटल मास ऑफ 50 टू 520,000 केजी। तो सी हम इधर से डेटा लिखेंगे कि हमारे पास ट्रेन का मास 520,000 किलोग्राम्स है। नाउ वी नो कि किलोग्राम्स आर द एसआई यूनिट्स ऑफ मास, तो इसको फिलहाल चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है द ट्रेन एक्सेलरेट्स एट 1.1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ट्रेन की एक्सेलरेशन जो है दैट इज 1.1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि देखिए एक्सेलरेशन भी अपने प्रॉपर एसआई यूनिट्स में ही है, सो यू डोंट नीड टू चेंज। बट लिसन नाउ द क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन। सी यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन for the train to increase its speed from 15 meters per second to 28 meters per second। देखिए यू नो कि आपने उसकी स्पीड इंक्रीज करानी है फ्रॉम 15 टू 28। तो दिस 15 meters per second, isn't this the initial speed? इनिशियल स्पीड उसकी 15 meters per second है, और आपने उसे इंक्रीज करा के 15 से 28 पर ले जाना है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 28 मीटर्स पर सेकंड होगी। नाउ पहले मेक श्योर सारे यूनिट्स आर ऑल इन एस आई यूनिट्स, तो इसका मतलब है कि आपका टाइम भी फिर एस आई यूनिट्स यानी सेकंड्स में ही निकलेगा। दूसरी बात कि आपको मैंने इधर राउंडिंग का रूल बताया था ना, कि राउंडिंग रूल में देखो सारी सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। अब ये तो काफी ज्यादा है। इसमें देखो एक्सेलरेशन भी टू सिग्निफिकेंट, इनिशियल वेलोसिटी भी, ये भी। तो इन सारे फिगर्स में से सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर टू सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि हमारा स्टैंडर्ड अब टू सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल आंसर के लिए होगा, बट हम इस अमाउंट से एक ज्यादा कॉपी करके फिर इधर तक राउंड करेंगे। तो अब उम्मीद है आपको आफ्टर ऑल दीज ईयरलीज राउंडिंग रूल बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो इस सवाल में देखो आपने अब टाइम टेकन निकालना, तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले टाइम टेकन में तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। देखिए वी आर गिवन द एक्सेलरेशन एज 1.1, तो वो मैंने यहां लिख दी। फिर मुझे फाइनल वेलोसिटी 28 यहाँ पे गिवन है, माइनस फिर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी 15 यहाँ पे गिवन है, अपॉन मेरे पास टाइम जो है वो मैंने फाइंड करना है, तो टाइम को मैं टी लगा दूं। अब टी विल गो अप, तो ये 1.1 टाइम्स टी इक्वल टू 28 माइनस 15। आपके पास इधर से कैलकुलेटर पे आप देख लेंगे 28 माइनस 15, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल था ना। तो देखिए आपके पास फाइनल वेलोसिटी v was 28 minus u was 15, तो आई पुट दीज वैल्यूज। तो नाउ आई गेट द आंसर एज 28 माइनस 15 इज 13। अब इधर से t को सब्जेक्ट बनाओगे तो 1.1 नीचे डिवाइड होगा जाके, तो ये आएगा 13 अपॉन 1.1। तो टाइम की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 13 डिवाइड बाय 1.1। तो दिस फाइनली इज गोइंग टू बी 11.8। तो आपके पास टाइम देखो 11.8 सेकेंड्स आएगा। काफी लंबा आंसर आ रहा है इसमें, 11.818181 चल रहा है। लेकिन रूल क्या था कि आपके पास लोएस्ट सिग्निफिकेंट 2 थे, तो फिर आपने आंसर 3 तक कॉपी करके इसको अब आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, यानी कि ये 12 सेकेंड्स आएगा। सी इधर से इसको 2 सिग्निफिकेंट तक के लिए हम इसमें 1 ऐड करेंगे, तो दिस विल बी 12 सेकेंड्स एज योर फाइनल आंसर। तो टाइम की वैल्यू इक्वल टू 12, और अगर देखो एज पे यूनिट्स नहीं दिए हुए तो फिर यूनिट्स लिखना इज अ मस्ट थिंग टू डू। इफ यू डोंट डू दैट यू विल लूज मार्क्स। तो ये आपके पास 12 सेकेंड्स इसका जवाब आ जाएगा। तो देखिए इफ यू लुक बैक, लेट्स सी पार्ट बाय पार्ट, हम देखते हैं कि आर वी डूइंग इट इन द राइट डायरेक्शन। तो बिल्कुल सही है 12 सेकेंड्स। अब देखो ये इसकी मार्क स्कीम को जरा समझिएगा बच्चों के, फिजिक्स में ना वो आपको पहले जरा मैं इसको श्रिंक डाउन करता हूँ आपको ताकि नजर आ जाए। तो अब ये जो 12 सेकेंड्स उसने दिया हुआ है ना, वो कह रहा है कि ये 2 मार्क्स हैं तब जब पहले फॉर्मूला वैल्यूज पुट करके, देखिए फॉर्मूला वैल्यूज का पहला C1 होता है पहली कैटेगरी ऑफ मार्क,
तो ये फॉर्मूला वैल्यू का 1 मार्क दे के फिर आंसर 12 आएगा, तो वो इस तरह दे रहा है। तो फिजिक्स की मार्क स्कीम ना थोड़ी सी जरा ऐसे आपने समझनी है कि इसमें बार आपको जनरल रूल इसमें सब बताए हुए हैं कि पहले फॉर्मूला, फिर वैल्यूज, फिर आंसर। तो बस अगर आपका आंसर बैक से मैच करे तो जरा स्ट्रिक्ट मार्किंग करो, ठीक मार्क्स दो, वरना अदरवाइज कट योर मार्क्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो कहता है कि फिगर 1.2 shows the vertical speed। अब देखो ये सवाल जरा लफ्ज गौर से देखा करो। वर्टिकल स्पीड टाइम ग्राफ, यानी ये ऑब्जेक्ट की वर्टिकल स्पीड की बात कर रहे हैं, फॉल की। तो ये वर्टिकली जब ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो फिर ये पैराशूटिस्ट जर्नी वाला कट कॉपी कॉन्सेप्ट नहीं होगा क्या? सीखा था ये भी, याद है? इसमें मैंने पूरा एक वीकेंड की लंबी क्लास लगाई थी, बिकॉज इसमें पिक्चर्स बहुत बननी थी, जरा बार बार वो रिजल्टेंट और वो पॉइंट्स का सीक्वेंस इसमें आपने जरा याद रखना है। इनको भी वो रिवीजन शीटों में पैराशूटिस्ट का जो है ना वो लिखना है। जी बिल्कुल, करेक्शंस में भी ये बार बार होता रहा। बहरहाल इसको अब तो जरा ईयरली वाइज कर रहे हैं तो पूरा करते हैं। फिगर 1.2 shows a vertical speed time graph for a parachutist who jumps from a stationary hot air balloon। कहता है कि फिगर 1.2 shows a vertical speed time graph for a parachutist who jumps from a stationary hot air balloon। अब हॉट एयर बलून हवा में स्टेशनरी है ऊपर एट हाइट, और वहां से पैराशूटिस्ट नीचे छलांग मार रहा है, जैसे वो एरोप्लेन से हमने बात की थी। अब वो कह रहा है कि द पैराशूटिस्ट जंप्स फ्रॉम द बलून एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड रीचेस द ग्राउंड एट b। तो देखिए टाइम 0 पे कहता है कि वो जंप मारता है, इस टाइम 0 पे ही जंप्स आउट ऑफ द प्लेन एंड रीचेस द ग्राउंड एट b। ये जो बात इसने की, कि याद है, डू यू पीपल रिमेंबर कि ये जो टाइम होता था, दिस वाज द टाइम ऑफ टच डाउन। इसको याद है, हम टच डाउन का टाइम कहते थे कि ही यूज्ड टू लैंड और टच द ग्राउंड। अब आपको ये सारा ग्राफ वैसे मालूम होना चाहिए, बट कहता है द पॉइंट ए इंडिकेट्स व्हेन द पैराशूट ओपन्स। तो थैंक्स टू हिम, उसने सारा खुद ही बता दिया कि जी कहाँ पे क्या हो रहा है, हालांकि ये सब आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए यू बीन टोल्ड कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए इज द पॉइंट जब उसने क्या किया, ही ओपनड अप हिज पैराशूट। तो एट द पॉइंट ए दिस इज द टाइम फॉर ओपनिंग द पैराशूट। ठीक है जी। तो देखो यार, यहां से बच्चों गौर करो, इसने टाइम 0 पे जंप किया, ए पॉइंट पे उसने पैराशूट खोला, और बी पॉइंट पे याद है वो इधर टच डाउन यानी ग्राउंड को टच करके रुक जाता। जरा एक क्विक सा रिकॉल टू पैराशूटिस्ट जर्नी मैं आपको ये दे देता हूं कि पैराशूटिस्ट जर्नी अब ये क्या होती है। देखिए पैराशूटिस्ट जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो, जरा ये सुनने वाली बात। देखिए पैराशूटिस्ट जर्नी क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट आपको जरा विजुअल करो। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस टू यू इन द क्लास एज वेल एज हर मॉक में ये 2-3 बार पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हुआ। आपको याद है कि जब पैराशूटिस्ट ऐसे नीचे फॉल करेगा तो इनिशियली उसका डाउनवर्ड वेट तो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली है, बट उसकी जो इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी होती है, क्योंकि अब देखिए ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इनके साथ वर्ड लिखना जरूरी है। जरा मुझे अब आप जवाब देते जाइए कि नीचे गिरते वक्त याद है इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी, यस, वो 0 मीटर्स पर सेकंड होगी। तो पैराशूटिस्ट जर्नी में नीचे आते हुए इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी used to be 0 meters per second। ये क्लियर है? लेकिन अब मुझे ये बताओ कि इनिशियल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वो कितनी थी। इनिशियल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वाज, yes, it was 10 meters per second square, but now अब हम उसे 2023 onwards
10 नहीं बोलेंगे बल्कि 9.8 मीटर्स पर सेकंड बोलेंगे। आप सही कह रहे हो, लेकिन अब मैं कंफ्यूज नहीं करता आपको, चलो उसको हम 9.8, लेकिन देखो बात सुनो, आप इसको फिलहाल 10 ही समझ के भी कर लो या 9.8 भी, बट न्यूमेरिकल्स में जब भी जी की वैल्यू होगी तो उसको आप 10 मीटर्स, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज करो। ठीक है, मतलब सब पता है उसको। तो इनिशियल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन सपोज मैक्सिमम है, यानी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, बट ओल्ड ईयर्स में वो इसे 10 ही कहता है। बहरहाल अब आपको फर्क पता है कि नहीं। तो इनिशियल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो 10 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी जो है वो 0 है। बट अब मुझे आगे बताना जरा कि क्या होता है एज द पैराशूटिस्ट कीप्स फॉलिंग। आपको पता है ना कि एज द पैराशूटिस्ट कीप्स फॉलिंग, उसका वेट तो फिक्स्ड है, लेकिन उसकी स्पीड, सी उसकी वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी, उसकी वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ती जा रही है या कम होती जाती है, बताइए। यस, द डाउनवर्ड वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग। अच्छा, उसके वेलोसिटी बढ़ने से याद है उस पे लगने वाला अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस क्या करता है? अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग ऑल्सो। क्या ख्याल? अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, और जब अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस, देखो वेट तो फिक्स्ड है बट स्पीड बढ़ने से अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही। याद है वो एग्जांपल के, स्पीड बढ़ने से पैराशूटिस्ट का बॉडी हवा को जोरदार से जोरदार थप्पड़ मारता जा रहा है, तो एज अ रिएक्शन हवा भी जोरदार से जोरदार अपवर्ड थप्पड़ हवा वो बॉडी ऑफ द पैराशूटिस्ट को वापस मार रही है। तो इसलिए जब डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ती है पैराशूटिस्ट की, तो अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस भी उस पर बढ़ता है। ठीक है जी, तो अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब वेट तो फिक्स्ड है, बट एक फिक्स्ड वेट डाउनवर्ड वेट में से जब अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा माइनस होता जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू, डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? तो हमने देखो इनके साथ डायरेक्शन का लफ्ज लगाना जरूरी है कि रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स कीप्स डिक्रीजिंग, डाउनवर्ड रिजल्टेंट फोर्स कीप्स डिक्रीजिंग, श्रिंकिंग होती है ना उसमें। और जब रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन भी F इज इक्वल टू एम ए है ना। तो देखो F इक्वल टू एम ए के अंदर मास तो उसका कांस्टेंट है, तो रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो जब रिजल्टेंट फोर्स उसका कम होता जाएगा तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी पैराशूटिस्ट की कम होती जाएगी। ये विजुअल्स दिमाग में बन रहे हैं हम, कम होती जाएगी। अच्छा, जब एक्सेलरेशन कम होती जाएगी तो मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन कम होती जा रही है तो फिर एक टाइम आता है कि अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस, याद है, व्हेन अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते becomes equal to the what? Becomes equal to the downward weight। जब अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते डाउनवर्ड वेट को बराबर कर देती है, इक्वेट कर देती है, बैलेंस कर देती है, इक्वल कर देती है, तो वहां पे क्या होता है फिर? याद है कि फिर पैराशूटिस्ट ऊपर ही स्टक नहीं रहता, फिर रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स व्हाट? व्हेन द फोर्सेस बिकम्स इक्वल, तो रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स 0 न्यूटन्स, और रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए तो F इज इक्वल टू एम ए के मुताबिक रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए तो फिर एक्सेलरेशन भी, बताइए जरा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी, मुझे एक बात बताओ, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी क्या हो जाती है? 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाती। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या बॉडी रुक गई है?
या विल द पैराशूटिस्ट कीप फॉलिंग विद कांस्टेंट स्पीड? यस। तो एक्सेलरेशन उसकी जीरो होने का मतलब कि द पैराशूटिस्ट विल कीप फॉलिंग, the parachutist will keep falling with what? Will keep falling with constant speed. ठीक है, will keep falling with constant speed. तो इस constant speed with which the parachutist will keep falling, this constant speed is called, what is it called? Yes, this constant speed is called the VT, yani terminal velocity. It is called terminal velocity. याद है? तो अब आप कह रहे थे एक रिकॉल, तो चलो इसी में ये रिकॉल रिकॉर्ड भी हो जाएगा ताकि फिर आपको ये बातें सारी पता हो। अब देखो ये नोट्स में मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स बड़ा बेहतरीन बुलेट पॉइंट बाय बुलेट पॉइंट लिखवाया हुआ है। स्टिल इफ यू फील यार थोड़ा सा और डिटेल चाहिए तो जरा नोट्स में प्लीज देखिए जाके, अलग एक पेज रखो जरा और उस पर नोट डाउन करते जाओ यार क्या चीज अभी सर रिवाइज जो करा रहे थे उसमें जरा कच्ची पक्की है तो उसको एक दफा दोबारा नोट्स में से कंसल्ट करना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक है, तो सवाल ये था कि देखिए द पैराशूटिस्ट, अच्छा अब ये बातें जब आपकी हो गई, चलो पूरी बात, अब जब पैराशूटिस्ट टर्मिनल वेलोसिटी बिफोर ओपनिंग पैराशूट से गिरता जा रहा है, तो मुझे ये बताइए कि जब पैराशूटिस्ट टर्मिनल वेलोसिटी बिफोर ओपनिंग पैराशूट से गिरता जा रहा है तो क्या होगा? टेल मी व्हाट विल हैपन नाउ, कि जब वो उस मोमेंट के बाद पैराशूट खोलेगा तो एक इंस्टेंट, पैराशूट खोलने का मतलब याद है जैसे ब्रेक लगा दो और पैराशूटिस्ट डीसेलरेट करेगा, याद है? क्योंकि अपवर्ड रेजिस्टिव फोर्स एकदम बढ़ जाएगी देन द डाउनवर्ड वेट, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स नेगेटिव आएगा, व्हिच मींस कि नेगेटिव रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है ये ब्रेकिंग फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कराएगी, डीसेलरेट कराएगी। और फिर जब उसकी स्पीड पैराशूटिस्ट की कम होगी पैराशूट खोलने की वजह से, तो दोबारा एक मोमेंट ऐसा आएगा कि स्पीड कम होने से वापस एयर रेजिस्टेंस ड्रॉप डाउन करेगी टू द वैल्यू ऑफ द डाउनवर्ड वेट। तो दोबारा जब पैराशूट खुलने के बाद डाउनवर्ड वेट और अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस इक्वेट कर जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे, तो फिर दोबारा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी और इसे कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी अचीव आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट। जरा यस करो, तो फायदा हो रहा है इन रिकॉल से यार। जिन्हें रिवाइज दे चले वो तो बहुत अच्छा है, उनको हो जाएगा रिवाइज, बट जिनको नहीं था जरा वो बताइए कि क्या बातें दिमाग में, यार देखो वो लेक्चर वाला दिन इवन बंदे के ना दिमाग में चल रहा होता है, यार इस दिन सर ने ये चीज कराई थी, हाँ इस तरह हमने बात पढ़ी थी, तो चलिए इस तरह से ये रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, अब ये सारी स्टोरी तो रिटर्न स्टोरी बुलेट पॉइंट्स वाली थी, और देखो ये बुलेट पॉइंट्स वाली स्टोरी मैंने आपको याद है बताया था, ये कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ है पूरा, इसी से एमसीक्यू थ्योरी के सवाल जवाब देखना अब एक एक करके इसमें से बने। अच्छा, अब जब इसी बात की ग्राफ की बात आपने की थी, तो टाइम जीरो पे तो याद है दैट पैराशूटिस्ट इज गोइंग टू जंप। मुझे ये बताइए जब पैराशूटिस्ट जंप करता है तो इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी u जीरो ही नहीं होती। देखो ग्राफ हर बात आपको बताएगा कि जब पैराशूटिस्ट ने जंप किया तो टाइम जीरो पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी, देखो ग्राफ से ही हमें जीरो नजर आ रही है ना, देखो ये ग्राफ का पहला नुक्ता ये वाला 0 0 है, तो टाइम 0 सेकेंड्स पर उसकी वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा अब बताओ कि दिस इज अ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। बच्चों स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें क्या बताता है? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन प्रोवाइड करता है। और इस ग्राफ के नीचे एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ, ये हमें क्या देगा? एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताएगा, एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताएगा। ठीक, ये दोनों बातें तो क्लियर।
अब मुझे ये बताओ कि नीचे गिरते हुए, दोबारा लफ्जों वाला विजुअल सोचो, वो पूरा पिक्चर्स जो बनाई थी, नीचे गिरते हुए उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड कम नहीं होती, याद है, लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज नहीं करती नीचे आते हुए, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस अंटिल इट बिकम्स जीरो। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करे, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन अगर नीचे आते हुए उसकी डिक्रीज करती है, तो फिर ग्राफ का ग्रेडियंट भी क्या करेगा बोलो। देखिए अगर एक्सेलरेशन जो है नीचे आते हुए पैराशूटिस्ट की डिक्रीज करती है, तो फिर इसका मतलब है द ग्रेडियंट इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज। तो ग्रेडियंट डिक्रीज करने का मतलब, देखो ग्रेडियंट डिक्रीज करने का मतलब ये है कि देखो ये डाउनवर्ड कर्व ही नहीं बनेगा ऐसे, यहां तक गौर कर रहे हो, ये एक डाउनवर्ड कर्व है, तो इसका ग्रेडियंट डिक्रीज करता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। तो वही जो अल्फाज थे वो ग्राफ उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर। और फिर मुझे बताओ बच्चों कि जब अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते डाउनवर्ड वेट के बराबर हो जाती है, तो फिर मुझे एक बात बताएं कि उस वक्त रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है और एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है। ठीक। अब मुझे बताएं, एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो ग्राफ का ग्रेडियंट भी क्या हो जाता है, ग्राफ का ग्रेडियंट भी जीरो हो जाता है। तो फिर ये देखो यहां से लेकर इधर तक, क्या ये फ्लैट लाइन नहीं है, जीरो ग्रेडियंट नहीं है। लेकिन अब यही जीरो ग्रेडियंट, डू यू रिमेंबर कि अब हम ये जो प्लॉटिंग करेंगे, जरा मुझे कोई बताए कि दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। यस, देखिए दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको हम कहते थे ऐसे वी टी बिफोर ओपनिंग पैराशूट। ये टर्मिनल वेलोसिटी है बिफोर ओपनिंग पैराशूट, याद है। तो अगर आपसे वो टर्मिनल वेलोसिटी बिफोर ओपनिंग पैराशूट पूछे, तो इस फ्लैट पोर्शन के सामने ये जो स्पीड होगी, दिस वन, ये जो वैल्यू ऑफ स्पीड होगी, इसका मतलब है पैराशूटिस्ट उस वेलोसिटी से नीचे गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, until he opens the parachute। तो जब पॉइंट ए पे पैराशूट खुला, देखिए दिस इज द टाइम व्हेन द पैराशूट इज ओपन्ड। कैसे पता लगा कि ये वो टाइम है कि व्हेन द पैराशूट इज ओपन्ड? हाउ डू यू नो दैट दिस विल बी द टाइम ऑफ ओपनिंग द पैराशूट? यस, क्योंकि इस नुक्ते के फौरन बाद आप देख रहे हो कि ग्राफ क्या कर रहा है, बताओ। ये नीचे आना, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का नीचे फॉल करना is a proof that this is deceleration। yes, तो देखो ना, नेगेटिव ग्रेडियंट है ना। अब देखो ये सेकंड टू फोर्थ वाला सेक्शन है, सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव ग्रेडियंट मतलब डिसेलरेशन है ना। तो देखो यहां पे इस नुक्ते से लेके इस नुक्ते तक ये हो रही है क्या, ये डिसेलरेशन अकर हो रही है, बिकॉज पैराशूट खुलना मींस ब्रेक लग चुकी है। तो जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हो और उसकी टॉप स्पीड तोड़कर आप लोअर कर देते हो, इसी तरह पैराशूटिस्ट का पैराशूट खोलना इज लाइक अप्लाइंग द ब्रेक्स। ठीक। एंड नाउ व्हाट विल हैपन कि अब दोबारा जब डाउनवर्ड वेट और अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो बताओ दोबारा से ग्राफ फ्लैट पोर्शन नहीं बन गया, एक्सेलरेशन ग्राफ का ग्रेडियंट देखो जीरो आ गया, एक्सेलरेशन मतलब जीरो हो गई। एंड नाउ टेल मी कि दिस इज गोइंग टू बी, नाउ टेल मी बच्चों कि दिस इज द व्हाट, जरा गौर करो कि ये है टर्मिनल वेलोसिटी वी टी। यस, दिस इज आफ्टर
ओपनिंग द पैराशूट। देखिए, आई एम गिविंग यू अ रिकॉल। इस ईयरली 2023 के जरिए, ये हर साल जो रीसेंट पर्चा होता है वो पूरा समझो एक कोर्स का रिकॉल होता है। और बाकी भी आप खोल के देखें, सारे हर सब्जेक्ट में पूरा पूरा मैंने कॉन्सेप्ट रिकॉल करने की कोशिश की है और रिवाइज करवाया कि चलो बच्चा वो भी सुन के करे तो बहुत जबरदस्त। जी, पेंसिल से आप ये लिख सकते हो, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और देखिए, अब फाइनली इस टाइम पे वो उसकी वर्टिकल स्पीड चूंकि अब 0 हो चुकी है ना दोबारा, तो दिस इज द टाइम फॉर द टच डाउन। क्लियर? तो मुझे बताओ, यहां तक तो चलो हमें बात सही है। अब देखो, इसने यही बातें की हुई है कि द पैराशूट जंप्स फ्रॉम द बलून एट टाइम टी इक्वल टू 0। अब आते हैं सवाल पे। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे ही जंप्स आउट ऑफ द बलून क्योंकि उसकी स्पीड 0 है। फिर वो कहता है कि एंड रीचेस द ग्राउंड एट बी। तो बी पे उसका टच डाउन है। फिर कहता है द पॉइंट ए इंडिकेट्स व्हेन द पैराशूट ओपन्स। तो वी नो कि ए इज द टाइम ऑफ ओपनिंग पैराशूट। अब कहता है ऑन फिगर 1.2 लेबल अ पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर द एक्सेलरेशन इज। गौर से देखो बच्चों, लफ्जों को पढ़ा करो कि सी ही सेज वेयर द एक्सेलरेशन इज। क्या चीज की बात कर रहा है? एक्सेलरेशन इज। अब गौर से जरा मुझे देखो, इसकी इंग्लिश थोड़ी सी जरा कंफ्यूज करने वाली है। वो कह रहा है ऑन फिगर 1.2 लेबल अ पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर द एक्सेलरेशन इज 0। अब देखो एक मिनट, ये सारा उसने ना आपको इंग्लिश वर्डिंग्स में फंसाया। वो कह रहे हैं वेयर द एक्सेलरेशन इज 0, कहता है उस जगह को 1 का डिजिट से मार्क करो। यस। अब ये लोग, जब मैंने ये मॉक में भी दिया था ना और इसको हम बोर्ड पे डिस्कस भी कर रहे थे, तो अ फ्यू पीपल वर गेटिंग कंफ्यूज कि सर ये सवाल में कहना क्या चाह रहा। एक जगह वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज 0 विद 1, मतलब उनको ये अंग्रेजी सेपरेट करना नहीं आई। तो क्वेश्चन पता है क्या था? वो यहां तक था कि ग्राफ का कहता है उस पॉइंट को वेयर द एक्सेलरेशन इज 0। तो आप जरा मालूम करो एक्सेलरेशन 0 कहां कहां होती है। कहता है उस जगह को लेबल करो विद व्हाट। कहता है देखो, लेबल विद 1, लेबल विद 1। तो 1 के साथ उस निशान को लेबल करो। अब मुझे बताओ, एक्सेलरेशन 0 कहां कहां होती है? यस, एक्सेलरेशन 0 वहां वहां होगी। देखो ना, अब इधर जरा समझना इस बात। देखो, इन दो फैक्ट्स को यार बड़ा जबरदस्त हर सवाल जवाब में यूज किया जा सकता है। एक्सेलरेशन मुझे बताओ 0 उधर उधर होगी जहां ग्राफ का ग्रेडियंट 0 होगा ना। जहां ग्राफ का ग्रेडियंट 0 है, तो ग्राफ का ग्रेडियंट कहां कहां 0 है? एक इस सेक्शन से इस सेक्शन के दरमियान फ्लैट लाइन है, और एक इस सेक्शन से इस सेक्शन के दरमियान फ्लैट लाइन। तो कहता है कि लेबल करो, लेकिन इधर उसने पता है क्या बोला है? वो कह रहा है लेबल अ पॉइंट, लेबल अ पॉइंट जहां पे ग्राफ कहता है कि एक्सेलरेशन 0 है, और लेबल करना है विद विच डिजिट, 1 का डिजिट के साथ उधर 1 नंबर लिखना आप। तो इसका मतलब है कि एक तो ये जगह हो सकती है, क्या ख्याल? कि देखिए, एक ये पोर्शन कहीं भी इधर से इधर तक मिडल में लिख दो इन दोनों के। एक ये जगह जहां एक्सेलरेशन 0 है, और एक ये जगह जहां एक्सेलरेशन 0 है। तो इधर हम दोनों जगहों पे 1 लिख सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों जगहों पे 1 लिखना करेक्ट है? व्हाट डू यू थिंक? दोनों जगहों पे 1 लिखना डू यू थिंक करेक्ट है? दोनों जगह करेक्ट था, बट लिखना किसी एक जगह, क्योंकि उसने कहा है कि लेबल अ पॉइंट। बट देखो, किसी का दिल माने वो इसको 1 मार्क कर दे, किसी का दिल माने वो इसको 1 मार्क कर दे, बट कोई एक करना। देखो, अब ये अंग्रेजी लेबल अ पॉइंट,
कितनी छोटी सी देखो टेक्निकल बात है, बट इस पे मार्क कट सकता है कि यार बच्चा सवाल गौर से नहीं पढ़ता। समझ आ रही है बात? तो ये है दोनों सही, आइदर दिस और दिस, कोई एक जगह दोनों पे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो सिखा रहा हूं ना आपको, तो इसलिए बता रहा हूं कि यार ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक, तो मॉक में याद आ रहा है कितनों ने ये गलती की थी कि दोनों जगह लिख दिया, हमने करेक्ट मान लिया होगा उसको, लेकिन एग्जाम में आपने लेबल अ पॉइंट कर, ठीक, आइदर इधर करो या इधर करो, लेकिन कह सही रहे हो कि दोनों जगहों पे एक्सेलरेशन नो डाउट 0 है। ठीक, अब मुझे बताइए कि किस जगह पे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। कहता है अब वो पॉइंट लेबल करो जहां एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, उसको 2 के डिजिट के साथ लेबल करो। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कहां कहां है बच्चों, बताइए जरा, एक्सेलरेशन नेगेटिव कहां कहां है? देखो पैराशूट जब खुला तो वो डिसेलरेट कर रहा है, तो इधर से लेके इधर तक, क्या ये सेकंड टू फोर्थ वाला ग्राफ नहीं है? लेकिन फ्लैट लाइन से पहले पहले देखिए डिसेलरेशन इधर से नेगेटिव इधर से इधर तक हो रही है, लेकिन अब फ्लैट पोर्शन से पहले पहले इस दौरान यहां कहीं भी 2 लिख दो, मैं चलो इनके मिड में लिख देता हूं कि ये वो इलाका है जहां, अब देखो ना एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ग्रेडियंट नेगेटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव ग्रेडियंट ये सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट वाली लाइन नहीं होगी, यहां से लेकर यहां तक। तो इस जगह को कहता है आप 2 के साथ लेबल करें। समझ आई बात? देखिए अब इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ऑल दैट यू डन, तो सिर्फ रिवाइज्ड होना चाहिए, और एक अपनी रिवीजन की एफर्ट, देखिए जब तक नहीं होगी मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकूंगा आपको, बिकॉज आई एम हियर टू एक्सप्लेन, टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल, बट यू हैव टू बेसिकली रिवाइज ऑल्सो। रिविजन बहुत जरूरी चीज है जी, प्लीज ये तमाम उस कैटेगरी के लोगों को समझाइए जो ब्लेम गेमर्स हैं, खुद रिवाइज नहीं करते और दुनिया पे डालते हैं कि जी उन्होंने जी सही नहीं किया तो इसने सही नहीं किया। रिविजन जरूरी काम। अब देखिए जी, तो आपने 2 पे इधर लिख दिया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कहाँ होगी, हमें पता है कि एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव ड्यूरिंग दिस सेक्शन। देखो ना सारा जवाब इससे निकल रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो मतलब उस सेक्शन में ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। अब वो कह रहा है कि लेबल अ पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। अब पहले तो हाईलाइट मार्क करो कि डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। मुझे बताओ एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज करेगी, देखो वापस इस फैक्ट पे आ रहा हूं, एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज करेगी तो ग्रेडियंट भी डिक्रीज ही नहीं करेगा। तो ग्रेडियंट डिक्रीज कहां से कहां कर रहा है, याद है ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है इधर से इधर तक, फ्लैट पोर्शन से पहले पहले। देखो फुट रूलर रख के आप फ्लैट पोर्शन देख सकते हो, लेकिन ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है मेरे हिसाब से एग्जैक्ट इधर तक, इस इलाके में ग्रेडियंट डिक्रीज करता चला जा रहा है। तो इस पूरे सेक्शन में कहीं भी मैं चलो मिडल में उसको कितने से मार्क करूं, वो कह रहे हैं कि इसको 3 से मार्क करो। तो मैंने देखो हर जगह के मिड में वो डिजिट डाल दी कि इन इस दौरान 0 एक्सेलरेशन है, इस दौरान 0 एक्सेलरेशन है, उसको उसने कहा था 1 का डिजिट मार्क करो। जहां एक्सेलरेशन नेगेटिव है उसको हमने 2 से मार्क किया, तो इस इलाके में कहीं भी आप 2 का डिजिट, तो मैंने देखो उस पूरे जोन के एग्जैक्ट मिड में, तो चलो सारा कवर हो गया। फिर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग जिधर है वो यहां से लेकर इधर तक वाला पोर्शन है, दिस इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्यों जी? तो उसको मैंने मिड में 3 लिख दिया। जरा यस करो ये पार्ट, देखिए फॉर 3 मार्क्स एटलीस्ट ये 3 नंबर हमारे सिक्योर हुए और साथ रिकॉल भी रिफ्रेश भी हो गया। अब आ जाओ जरा अगली बात पे, जो मैंने आपको कहा कि एक पूरा स्टोरी लाइन। देखिए बच्चों,
वो कहता है कि फिगर 1.1 shows the speed time graph of a person on a journey. On the journey, he walks and then waits for a bus. He then travels by bus. He gets off the bus and waits for 2 minutes. He then walks again. His journey takes 74 minutes. ठीक है, ये उसकी स्पीड वर्सेस टाइम इन मिनट्स का ग्राफ है। अच्छा जी, चाहे तो ये यूनिट्स तो चलें, बात की बात है, लेकिन हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट gives you acceleration or deceleration, ठीक है, and then area under the graph जो है it gives us the distance traveled. एक चीज याद रखिए कि ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन देता है और एरिया अंडर द ग्राफ जो है ये हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड दिया करेगा। बट एक चीज याद रखिए कि स्पीड अगर किलोमीटर्स पर आवर है तो ये टाइम होगा इन मिनट्स। एक चीज जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए वो ये है कि इसने सारी हमें सिचुएशन यूं दे दी हुई है। बच्चों, मैंने आपको कहा था कि देखिए जहां भी एक प्रॉपर ग्राफ बना हो वहां सबसे पहला काम आप ये किया करें कि क्विकली आप देखें कि इधर एक डिवीजन कितने मिनट्स के लिए स्टैंड करता है। ठीक है जी, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 10 मिनट्स का टाइम है, तो 1 2 3 4 5 निशान मिलके 10 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक निशान फिर 2 मिनट्स को ही करेगा, ये पता होना चाहिए। और वाई एक्सिस के ऊपर भी आप मालूम कर लीजिए कि एक डिवीजन कितने किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इसमें आप गौर करो तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 निशान 10 किलोमीटर पर आवर को शो कर रहे हैं, तो एक निशान फिर 1 किलोमीटर पर आवर को ये शो करेगा। अच्छा, अब देखिए वो कहता है कि फॉर द होल जर्नी कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, होल जर्नी के लिए। देखिए जी, उसने ना ये जो पूरी सिचुएशन ऊपर आपको बताई हुई थी, मैं आपको थोड़ा सा जरा इसको साथ साथ पॉइंट बाय पॉइंट रिकॉल करा लूं, क्योंकि मकसद अगेन इधर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है। कहता है कि ऑन द जर्नी ही वॉक्स एंड देन वेट्स फॉर अ बस। अब देखिए वो वॉक कर रहा है तो जाहिर है कांस्टेंट स्पीड से वो जा रहा है, फिर वो एकदम रुक गया तो जाहिर है ये फिर वो वेट्स फॉर अ बस वाला पॉइंट है, क्योंकि उस वक्त वो रेस्ट पे होगा ना, तो उसकी स्पीड जो है वो तो जीरो होगी, तो ये वो वेटिंग वाला टाइम उसका चल रहा है। ठीक है, 20th मिनट से 30th मिनट तक ही इज वेटिंग, यानी ही इज एट रेस्ट, स्पीड जीरो है। ठीक है, अच्छा फिर आगे कहता है कि ही देन ट्रैवल्ड बाय बस। अच्छा, बस में ट्रैवल कर रहा है तो देखिए अगेन उसकी स्पीड एकदम शार्प शूट करके 40 किलोमीटर्स पर आवर पे पहुंच गई, ये बस पे चल रहा है। फिर ही गॉट ऑफ द बस, अब ये एकदम बस से उतर चुका है, तो ये देखिए ये 50th मिनट से 52nd मिनट तक वो फिर रेस्ट पे है। ठीक है, एंड देन वो कहता है कि ही देन वॉक्स अगेन, तो दोबारा वो इधर से स्पीड पकड़ता है और वॉक करता है जो भी इसकी स्पीड आएगी इधर, और कहता है कि हिज जर्नी टेक्स टोटल 74 मिनट्स। तो देखिए ये इसका जो एंडिंग टाइम है ये ऑब्वियसली आखिरी वाला 74 मिनट्स इसका ये बनता है। अच्छा, अब ये जो आपके पास जवाब इधर तक सारे का सारा यूं आंसर आ गया, तो हमें अब ये करना चाहिए कि देखिए वो कहता है ऑन द जर्नी ही वॉक्स एंड देन वेट्स फॉर अ बस, ये सारी हमने अब सिचुएशन पढ़ ली। ठीक है, तो कहता है फॉर द होल जर्नी कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल। देखिए आपको डिस्टेंस निकालना है, उसने यूनिट्स नहीं बताए हुए। देखिए सवाल ये था कि स्पीड आपको अगर किलोमीटर्स पर आवर में दी हुई है, तो टाइम को सिर्फ अगर हम आवर्स में चेंज कर लें तो डिस्टेंस हमें जो मीटर्स है उसमें मिलेगा। अब कैलकुलेटर आपके पास है, डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए। बच्चों फिजिक्स में ना आपको मैंने बताया था ये 3 मार्क्स। देखिए आप लोगों ने जब भी इसमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना होगा तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए आपको इसमें पहले एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिलेगा एरिया अंडर द ग्राफ से। देखिए इस स्टेटमेंट को लिखने का एक मार्क होगा बैक पे, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एरिया अंडर द ग्राफ। देखिए अब अगर हम गौर करें तो एरिया अंडर द ग्राफ्स यहाँ कितने हैं। देखिए इसको मैं अगर D1 कह लूं, इस रेक्टेंगल को D2 कह लूं और इसको D3 कह लूं, तो क्या ये तीनों रेक्टेंगल्स को सिंपली ऐड करने से D1 प्लस D2 प्लस D3 करने से क्या मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड नहीं मिल जाएगा। तो अब देखिए मैं इधर से D1 का जब वैल्यूज पुट करूंगा तो लेंथ मेरे पास 20 मिनट्स है, और टाइम जो स्पीड है, सॉरी ये जरा इधर हम मार्किंग भी चलो पहले लगा लेते हैं कि देखिए इसकी यहाँ पर जो स्पीड है ये 5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है जी, फिर इसकी देखिए यहाँ पे स्पीड 40 के सामने ही है, और इधर इसकी स्पीड जो है 5 से एक डिजिट ऊपर है, तो चूंकि 1 डिवीजन वाज 1 किलोमीटर्स पर आवर, तो इसकी जो आपके पास देखिए वो बनती है यहाँ पे जाके, दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली इधर से 6 की जो स्पीड है ये वो आ गई।
अब सवाल ये था कि आपके पास 5 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये D1 है, ये D2 है, ये D3। अब हमें एक बात ये देखनी चाहिए कि आपको जब ये इधर से दिया हुआ है इस तरह से, तो D1, अब देखिए एक बात याद रखिए बच्चों, अगर स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में ले रहे हो तो फिर टाइम को आवर्स में होना चाहिए, ताकि फिर आपका देखिए ये डिस्टेंस तभी किलोमीटर्स पर जो किलोमीटर्स में निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 20 मिनट्स है। आई वॉचिंग? देखिए यहाँ पे ये जो ब्लंडर मिस्टेक हुआ है कईयों से, वो यही हुआ होगा कि ये 20 मिनट्स है। भाई ये मिनट्स है, तो 20 मिनट्स को सबसे पहले तो आपने इधर चेंज करना है इनटू, मैं इनको यहीं पे अगर आवर्स में चेंज कर लूं तो देखिए 20 मिनट्स को आप कैसे चेंज करते हो इन आवर्स। तो देखिए ये हम यहाँ पे करेंगे कि 20 मिनट्स जो हैं इनको हम जब आवर्स में चेंज करेंगे, तो मिनट्स टू आवर्स में जाना है स्मॉल टू बिग, तो आप 20 डिवाइड बाय 60 कर देंगे ऐसे करके, तो ये 0.3 इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। देखिए चूंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्ड वैल्यू थी, तो मैंने फिलहाल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको ऐसे कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो अब आपके पास देखिए ये आ रहा है डिस्टेंस D1 में, ये आपके पास टाइम बनता है 0.333 आवर्स, ठीक है, ये 0.333 आवर्स बनता है इनटू इसकी जो ब्रेड्थ है वो बनती है आपके पास 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये आ गया ऐसे करके। फिर आपके पास D2 जो है, D2 में गौर कीजिए कि आपके पास 30 टू 50 तक ये फिर 20 मिनट ही बनते हैं। तो 20 मिनट्स आर बेसिकली 0.333 आवर्स इनटू जो आपकी देखिए ब्रेड्थ बनती है, वो ब्रेड्थ आपकी बनती है टोटल 40। तो इसका मतलब है 0.333 इनटू ये आ जाएगा 40 करके, और प्लस D3 जो आपकी बनती है, जरा ये गौर कीजिए इसी ये, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये 52 आ रहा है, चूंकि ईच वॉज 22 मिनट्स, तो 50 के बाद 52 से 74 तक ये कितने मिनट्स बनते हैं? देखिए 52 से 74 माइनस 52 करेंगे तो 22 मिनट्स, ये 22 मिनट्स का टाइम बनता है। इसको भी हम अगर आवर्स में चेंज कर लें तो ये 22 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये आएगा 0.366, तो ये 0.366 आवर्स ये बनता है। तो इसका मतलब है कि 0.366 आवर्स इनटू ये आता है हमारे पास, ये इसकी लेंथ आ गई आवर्स में, और ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर उसकी जो स्पीड है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, तो अब इस पूरे को हम अगर कैलकुलेटर पे फीड इन करें तो देखिए 0.333 इनटू 5 प्लस 0.333 इनटू 40 एंड देन प्लस 0.366 इनटू 6 आ गया ऐसे। तो अब 17.18, इसका मतलब है कि ये आपके पास बनता है 17.18। तो इसमें चूंकि हमारे पास देखिए 3 सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज गिवन थी, तो हमने 3 तक राउंड किया, पहले 3 तक कॉपी किया सॉरी, और अब इसको 17.1 करके, तो ये 17 किलोमीटर्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका जवाब किलोमीटर्स में ऐसे आ जाए। अब लेट्स चेक फ्रॉम द बैक कि जी इसका जवाब कुछ ऐसा ही है कि कुछ और है। देखिए ये उसने टोटल कुल मिला के सारी वही लिबलिंग्स विबलिंग्स करके, तो ये आपके पास इस तरह से यूं आ गया। तो फुल फ्लैश वर्किंग इस तरह से आपने इसकी यूं करनी। अब देखिए उसने कहा द एवरेज स्पीड निकालो फॉर द जर्नी। तो बच्चों एवरेज स्पीड जो है वो अब कैसे निकलेगी? सी एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हमेशा फिजिक्स में देखिए आपको ना ये स्टेटमेंट्स का भी, फॉर्मूलाज का, वैल्यू, सब चीजें जैसे मैथ्स में करते थे इस तरह आपको इधर भी करनी पड़ेगी। तो एवरेज स्पीड चूंकि अगेन देखिए यूनिट स्पेसिफाइड नहीं है, तो हमने टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया हुआ है वो, अब देखिए अब अगले पार्ट में यूज होगा। तो बच्चों आई होप अब राउंडिंग का रूल बिल्कुल वाजे हो चुका कि देखिए आपके पास ये स्पीड की वैल्यूज, ये टाइम की वैल्यूज सब दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कॉपी किए, और एंड जवाब भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर कॉपी करके अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैं राउंड कर। तो ये हमारे पास 17 किलोमीटर्स है अपॉन टाइम कितना है, तो देखिए टाइम 74 मिनट्स है। तो आपको इस 74 मिनट्स को पहले चेंज करना पड़ेगा आवर्स में, ताकि स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में। तो 74 डिवाइड बाय 60 जो है ये आएगा 1.23। अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने यूं लिखा कि 1.23 आवर्स ऐसे लिखा।
ठीक है, बट सॉरी एक छोटी सी गलती मुझसे हुई है कि हमें डिस्टेंस याद है, अगले पार्ट में जब ये आंसर इस्तेमाल होगा आपने अनराउंडेड वाला ये यूज करना। 17.1 डिवाइडेड बाय 1.23, तो ये आपके पास 13.9। तो देखिए ये 13.93 सिग्निफिकेंट फिगर छाप के, तो अब इसको मैं 14, अब देखिए 14 किलोमीटर्स पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी होगी। तो 13.9 जो है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो देखिए 3 सिग्निफिकेंट छाप के 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम करेंगे तो ये 14.0 किलोमीटर्स पर आवर इसकी रफ्तार ये बन गई। ठीक है जी, तो अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम राउंड करेंगे। तो सी इधर आपके पास ये 14 किलोमीटर्स पर आ रहा है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसी तरह आपने ये करना। तो देखिए ये तो चले, खैर हमें अब बातें बार बार रिकॉल रिवाइज रिफ्रेश हो रही हैं। अब वो बी पार्ट में कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हिच फीचर ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेशन। देखिए आपको सीधी सीधी बात यहाँ से ये देखनी है कि एक्सेलरेशन कौन सा फीचर के थ्रू पता चलता है, बाय द ग्रेडियंट ऑफ, तो व्हिच फीचर शोज द स्पीड टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेशन, तो इसमें हम ये लिखें, देखिए 2 मार्क्स हैं, सी 2 मार्क्स हैं, तो आपको फिर ये लिखना चाहिए कि द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ शोज एक्सेलरेशन। एंड जस्ट फॉर देखिए द सेकंड मार्क आप इसमें लिख सकते हो कि ये बेसिकली आप चेंज इन स्पीड ओवर टाइम से यहाँ से आपको ग्रेडियंट मिलेगा और वो एक्सेलरेशन बताएगा। अब जरा देखिएगा इसमें, ये देखिए ग्रेडियंट इसका हमें बताता है, और ग्रेडियंट इज बेसिकली चेंज ऑफ स्पीड अपॉन टाइम। तो यहाँ से ये इस तरह निकलेगा। तो 2 मार्क का था, 1 होता तो डायरेक्ट वही लिखते हैं। अब वो कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन एट टाइम 40 मिनट्स। देखिए हमने एक्सेलरेशन पहले स्टेट करनी है फिर एक्सप्लेन करनी है। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन एट टाइम इक्वल टू 40 मिनट्स। तो अब 40 मिनट्स पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जरा ये गौर कीजिएगा। देखिए 40 मिनट्स ये टाइम है, तो अगर हम 40 मिनट्स के सामने जाकर ऊपर देखें तो ये आपके पास स्पीड आ रही है 40 किलोमीटर्स पर आवर। देखिए 40th मिनट पे जाकर आपकी जो स्पीड है वो 40 आ रही है। अब देखिए ना इस पूरे टाइम के दौरान, देखिए 30th मिनट से 50th मिनट के दरमियान, 30th से 50th मिनट के दरमियान जो आपकी रफ्तार है वो कांस्टेंट स्पीड है। तो इसका जब ग्रेडियंट ही जीरो है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो आपने इसमें ये लिखना है कि स्टेट द एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन एट टाइम 40, तो आप लिखिए एक्सेलरेशन इज 0 meters per second square at that time. एक्सप्लेन करें सर, why? Because the gradient is 0 at t equal to 40 minutes. ठीक है जी, तो ग्रेडियंट इज 0 और स्पीड यानी कांस्टेंट है, इस वजह से वो 0 एक्सेलरेशन। तो देखिए अगर इसका हम जवाब देखें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ग्रेडियंट उसका 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है। वजह क्या है? बिकॉज वो कह रहा है ग्रेडियंट इक्वल टू 0। तो जैसे हम जवाब दिया करते थे बिकॉज द ग्रेडियंट इज 0, इसलिए एक्सेलरेशन भी इसकी 0 होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जरा काइनेमैटिक्स के बारे में कहता है बस इज ट्रैवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड डी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, बीच में कोई पॉइंट बी एंड सी भी आ रहा है। कहता है देयर आर बस स्टॉप्स एट ए बी सी डी। तो ए पे भी बस स्टॉप है, इधर बी पे भी बस स्टॉप है, सी पे भी बस स्टॉप है और डी पे भी बस स्टॉप। कहता है बट द बस डज नॉट स्टॉप एट बी एंड सी। तो बी एंड सी वाले बस स्टॉप्स पे वो रुकती नहीं,
क्योंकि स्पीड देखो उसकी टॉप 40 किलोमीटर पे ही चल रही है। ए वाले स्टेशन पे देखो ना स्पीड 0 हो गई, डी वाले स्टेशन पे भी स्पीड 0 हो गई। इसका मतलब है ए पे भी ये स्पीड टाइम ग्राफ है ना। ए वाले पे भी स्पीड 0 हुई थी मतलब रुकी थी, ये डी वाले पे भी स्पीड 0 थी मतलब ये रुकी थी। तो अब जरा गौर करो बच्चों कि ये आपके पास एक स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो अब सोचो स्पीड टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा था कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट इज गोइंग टू गिव अस एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, एंड एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो मुझे एक बात ये बताओ, अगर ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन दे रहा है और एरिया हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहता है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बस बिटवीन ईच ऑफ द बस स्टॉप्स, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो अब जरा मुझे एक बात ये बताओ, कहता है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बस। अब देखिए आपको ये पता है कि ये स्पीड किलोमीटर्स पर आ रहा है, टाइम इन मिनट्स है, तो कोई कैलकुलेशन हुई तो फिर इनको मिनट्स को लाजमन चेंज करना या तो फिर आवर्स में, क्योंकि यहाँ अगर किलोमीटर पर आ रहा है तो फिर ये मिनट्स को लाजमन आवर्स में चेंज होना चाहिए। बट लेट्स सी कि ये क्या कहता है। अब वो कहता है डिस्क्राइब करो द मोशन ऑफ द बस बिटवीन ईच ऑफ द बस स्टॉप्स, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द लिस्ट बिलो। यानी इन अल्फाज में से कहता है कोई सेलेक्ट करके आपने ये डिस्क्रिप्शन करनी है। तो मुझे बताएं बिटवीन ए एंड बी क्या हो रहा है। जरा गौर करो, ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो इसका ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन देगा। आई यू वॉचिंग कि ए से बी के दरमियान ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज नहीं हो रही। तो ए से बी में डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का लफ्ज हम यूज करेंगे ना। तो ये तो डिस्क्रिप्शन हमने बहुत की हुई है, दिस इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। फिर कहता है कि आप बी से सी के दरमियान, अब मुझे बताएं बी टू सी में ग्रेडियंट, देखो ये फैक्ट ही काम करता है हर दफा, ग्रेडियंट इस फ्लैट लाइन का 0 है ना। तो अगर इसका ग्रेडियंट 0 है तो फिर इसकी एक्सेलरेशन भी 0 होगी। तो 0 एक्सेलरेशन देखिए यहाँ है, 0 एक्सेलरेशन या कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, डिक्रीजिंग तो हो गई, इंक्रीजिंग नहीं है, मूविंग बैकवर्ड्स एट कांस्टेंट स्पीड नहीं है, मूविंग फॉरवर्ड्स एट कांस्टेंट स्पीड। हाँ, तो बस आगे ही जा रही है ना, देखो टाइम गुजर रहा है तो जाहिर है आगे ही स्टेशन पे जा रही है। तो मूविंग फॉरवर्ड्स विद कांस्टेंट स्पीड, ये वाला फ्रेज इसमें यूज होगा, मूविंग फॉरवर्ड विद, फॉरवर्ड समझ गए हो ना, क्यों मूविंग फॉरवर्ड विद, क्योंकि अगले स्टेशन पे हो जा रही है, विद कांस्टेंट स्पीड। तो 0 एक्सेलरेशन को कांस्टेंट स्पीड ही नहीं कहते। क्यों जी? अब बिटवीन सी एंड डी, जरा देखो ये ग्राफ की डिस्क्रिप्शन ही पूछ रहा है, सी एंड डी। जरा देखें ये ग्रेडियंट इसका नेगेटिव है, ग्रेडियंट नेगेटिव है तो मतलब डिसेलरेशन हो रही है। तो बिटवीन सी एंड डी क्या हो गई? बिटवीन सी एंड डी हम बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो हो गई, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं है, मूविंग बैकवर्ड्स एट कांस्टेंट स्पीड, मूविंग फॉरवर्ड्स एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन का तो लफ्ज कहीं, हाँ सॉरी, देखिए अब इसमें कांस्टेंट डिसेलरेशन का वर्ड नहीं है, तो हम इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह सकते हैं। अब ये टेक्निकली मुझे नहीं पता इसने क्यों ऐसे किया, लेकिन वैसे अगर आपको अब क्लोजेस्ट वर्ड देखो, कम से कम ये तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो हरगिज ये नहीं हो सकती सीडी से। हमें पता है कि ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये तब होगी जब ये बेसिकली कांस्टेंट डिसेलरेशन है या कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। बट अब इस तरह का कोई क्लोजेस्ट वर्ड दिख नहीं रहा, तो मुझे फिर ये सब अल्फाज तो देखो हरगिज नहीं हो सकते। ठीक है, ये वाले तो कांस्टेंट तो है ना, क्लोजेस्ट वर्ड उसने चूंकि पाबंदी लगाई हुई है कि इस लिस्ट में से ही सेलेक्ट करना है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसको कांस्टेंट
एक्सेलरेशन ही कह सकते हैं, लेकिन असूलन अगर ये पाबंदी ना लगाता तो हम इसको कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन ही कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये एक थोड़ी सी जरा अजीब सी बात है, लेकिन चलो अब क्लोजेस्ट आंसर यही मिल रहा है तो फिर इसी को हमें लेना पड़ेगा। ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, मूविंग फॉरवर्ड्स विद कांस्टेंट स्पीड, देखे वही आ रहा है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हालांकि टेक्निकली इट इज कांस्टेंट डीसेलरेशन। चलें, अब कहता है the average speed of the bus between A and D is 23 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपको एवरेज स्पीड दी हुई है 23 किलोमीटर पर आवर, और वो कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, तो एवरेज स्पीड पता हो, डिस्टेंस ढूंढना है किस यूनिट्स में बताया नहीं। तो चलें देख लेते हैं। तो टाइम हमें इधर निकालना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि जब बताया ना हो तो फिर तो हमें ऐसा यूनिट्स में करना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस मीटर्स में निकाल लेंगे, ठीक है, और टाइम सेकंड्स में कर लेते हैं, और स्पीड को फिर मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे आइडियल यही है कि आप व्हेन नॉट स्टेटेड डू इट इन ऐसा यूनिट्स। तो मुझे ये बताएं कि उसने बिटवीन ए एंड डी कहा है ना कि एवरेज स्पीड 23 है। तो जरा देखो ए से लेके डी तक टाइम कितना बनता है। एवरेज स्पीड तो उसने में दी हुई है, ए से लेके डी तक ये आपके पास 0 से 2 यानी कि 2 मिनट्स का टाइम दिया है। ये 2 मिनट्स है, देखो 0 से ये 2 तक 2 मिनट्स है। तो इसका मतलब है कि टाइम आपके पास उसने 2 मिनट्स दिया हुआ। देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्जन इन दिस। तो ये 2 मिनट्स का टाइम है, इसको पहले सेकंड्स में चेंज करें तो ये 120 सेकंड्स आ जाएगा। पता ना कैसे, मिनट्स टू सेकंड्स बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई बाय 60 करो, और ये जो किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में चेंज करना है। याद है किलोमीटर्स को मीटर्स में ले जाने के लिए बिग टू स्मॉल है 23 इंटू 1000 अपॉन, ये याद है पर आवर, फिर सेकंड्स में चेंज होगा, डिवाइड बाय 3600। तो ये कितना आता है जरा हम यूं देख लेते हैं। ये 23 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आएगा 6.38। अब हमारे पास दो दो सिग्निफिकेंट हैं, तो इसको फिलहाल 6.38 मीटर्स पर सेकंड लगा लेते हैं। तो ये इसकी एवरेज स्पीड है। यानी देखिए बच्चों 23 किलोमीटर पर आवर का मतलब इतनी एवरेज स्पीड, टाइम इतना सेकंड्स है। तो क्या मीटर्स ढूंढ सकते हैं? क्योंकि बताया नहीं था ना इसने कि कितना करना है। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा हमारे पास, एवरेज स्पीड की जगह तो हम लिख लेंगे 6.38। टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है अपॉन टोटल टाइम, हमारे पास 120 सेकेंड्स आ रहा है। तो ये 120 इंटू 6.38, तो ये आ रहा है आपके पास 765.6। यानी अब दो दो सिग्निफिकेंट थे सारे, तो ये होएगा 765 मीटर्स। 3 सिग्निफिकेंट शार्प के, तो ये आ जाएगा आपके पास 770 मीटर्स। ठीक है, 770 मीटर्स, यानी कि ये आ जाएगा ऐसे। अब चूंकि स्पेसिफाइड नहीं था तो बेस्ट था कि आप इसको ऐसे ही करते इन एसआई यूनिट्स के, इस एवरेज स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। टाइम सी से डी तक, ए से डी तक सॉरी 2 मिनट का था, 120 सेकेंड्स। तो अब आपके पास स्पीड और टाइम है, तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस पर आपने 3 सिग्निफिकेंट निकाले, क्योंकि सारी वैल्यूज दो दो सिग्निफिकेंट थी तो हमने 3 तक कॉपी करके ये कर दी। अब देखिए इसने बैक पे लेट्स सी क्या किया हुआ है। इसने क्या किया हुआ है कि जी एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला लगा दिया, और ये आ गया 0.77 किलोमीटर्स। देखो 770 मीटर्स जो है
तो राउंड कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इधर हमने किया हुआ खुद भी, अब रूल सब में पता है। तो ये देखिए ना, ये 770 मीटर्स को किलोमीटरों में करो, वही मार्क स्कीम वाला एग्जैक्ट आंसर ही नहीं बनता। तो जो रूल्स देखिए अब बता रहा हूँ रिसेंट ईयर्स के मुताबिक, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है एंड यू कैन इजिली स्कोर। सी पार्ट में कहता है द बस स्टॉप्स एट डी फॉर 1 मिनट। अब देखो बस कहता है स्टॉप्स एट डी फॉर 1 मिनट and then travels at a constant acceleration for 30 seconds. On figure 1.1, sketch a possible graph for this additional motion. Label X when the bus starts to accelerate and label Y for 30 seconds later. तो वो कहते हैं देखो बस D पे 1 मिनट के लिए रुकी, तो मुझे बताएं कि 1 मिनट के लिए रुकने का क्या मतलब है। जरा देखें, अब 1 मिनट ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और स्पीड टाइम ग्राफ में रुकने का मतलब है कि आपको 1 मिनट तक अलोंग दी एक्स एक्सिस नहीं जाना पड़ेगा। 2 मिनट से 3 मिनट तक स्टॉप का यही मतलब है ना, स्टॉप मीन्स कि योर स्पीड इज 0। तो 1 मिनट तक ये ऐसे आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जरा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि देखो मैंने ये थोड़ा इसके ऊपर 1 मिनट तक ये स्टे का टाइम यूं दिखाया। ये आप उस पर डार्क से एक पेन से ऐसे करके यूं, सपोज मैं थोड़ा सा इसको और भी कर देता हूँ, ये आपने 1 मिनट तक इसका स्टे दिखाया, यानी 2 मिनट से 3rd मिनट, मिनट्स है नहीं ये। तो 1 मिनट के लिए स्टॉप का मतलब है कि ये अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी स्पीड जो है वो 0 होगी। अब वो कहता है कि द बस स्टॉप्स एट डी फॉर 1 मिनट and then travels at a constant acceleration for 30 seconds. And कहता है then travels at a constant acceleration for 30 seconds. तो वो कहता है on figure 1.1 sketch a possible graph for this additional motion. Label X when the bus starts to accelerate and label Y for 30 seconds later. तो मुझे बताएं कि अब यहाँ से 30 seconds later, अब वो कहता है कि 1 मिनट तक स्टॉप के बाद फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 30 सेकंड्स कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 30 सेकंड्स। तो हमें उसने कोई फाइनल वो नहीं बताई, एक पॉसिबल हमने बस शक्ल बनानी है इसकी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में स्पीड टाइम में ऐसे ही होता है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, और 30 सेकंड्स का मतलब है ये 3rd मिनट और 4th मिनट के बिल्कुल दरमियान। तो यहाँ से आप इसको ये ले आइए, तो एक रफ सा वैसे स्केच होगा कि यहाँ पे इस तरह से सपोज ये 30 सेकंड्स का निशान है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये आपके पास ये आ जाएगा ऐसे। तो ये बनता है 3 मिनट के बाद 30 सेकंड, क्योंकि देखो ना 3rd मिनट और 4th मिनट का दरमियान होगा ना 30 सेकंड्स, 3 मिनट 30 सेकंड ये बनता है। तो बस एक रफ इंक्लिनेशन ऐसी, आप ये 30 सेकंड से लाइन ही ऊपर उठाओ, और इधर से ये लाइन ऐसी ले जाओ जिधर भी ये मीट करे। कोई सा भी इंक्लिनेशन आप दे सकते हो, ये दे सकते थे, ये दे सकते थे, थोड़ा और स्टीप दे दो, बस एक पॉसिबल बात उसने कही। अब ये एक छोटी सी चीज रह गई है, कहता है लेबल करो एक्स व्हेन द बस स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट एंड वाई फॉर 30 सेकंड्स लेटर। तो मुझे ये बताइए कि इस निशान पे बस एक्सेलरेट करना तो इस पॉइंट पे शुरू हुई है ना, इस नुक्ते पे, एंड कहता है वाई जब वो एक्सेलरेट होना बंद हो जाए। तो वाई आपके पास ये आ रहा है, तो एक्स ये है और वाई ये है, तो ये पूरा पोर्शन उसने बनाने को कहा था। तो 3 मार्क्स की उसने ये चीज इस तरह से दी हुई है। तो ये देखिए अब जरा लेट्स सी इसने आखिरी पार्ट के लिए क्या कहा है। कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्टिंग एट टी इक्वल टू 2 एंड स्पीड इक्वल टू 0 फॉर 1 मिनट। तो हमने यही बनाई है, देखो कि डी से एक लाइन ऐसी फ्लैट ये बन गई। और फिर कहता है लाइन ऑफ कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रेडियंट स्टार्टिंग एट टी ग्रेटर देन 2 फॉर 30 सेकेंड्स कंटिन्यूसली राइजिंग। तो ये वही बात हमने ऐसे कंटिन्यूसली राइजिंग यूं दिखा दिया।